मोहब्बत के कई नाम, इश्क की कई परिभाषा। कहते हैं सच्ची मोहब्बत वो होती है जिसे किसी एक तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो ज़मानों से ज़मानों तक चलती है। प्यार हमें धैर्य करना सिखाता है, प्यार हमें दयालु बनाता है, प्यार किसी से जलन करना नहीं सिखाता और किसी के सामने डींगे भी नहीं करता। ये जुमला मशहूर है कि जिससे मोहब्बत करो उसे पालो तो वो है किस्मत, पर जिससे मोहब्बत करो और वो किस्मत में ना हो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत की ऐसी ही एक उदास कहानी है जो सिंध और बलूच इलाके में लोक कथा की तरह सुनाई जाती है। ये कहानी है ससी और पुन्नू की। बहुत साल पहले की बात है। उस दौर में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और सिंध तक फैली हुई थी। उसी दौर में सिंध में एक इलाका था भनभोर। धनवान और खुशहाल भनभोर के राजा का खजाना भी भारी भरकम था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, इज्जत और प्रजा की दुआएं भी। राजा को एक बेटी की ख्वाहिश थी, लिहाजा उसने मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मज़ार सब जगह चक्कर लगाए और उसकी वो दुआ भी कबूल हो गई। महल में गूंज उठी एक नन्ही सी जान की किलकारियाँ। एक नन्ही परी, दिखने में बेहद खूबसूरत, चमत्कार आंखें, नन्हे नन्हे हाथ, प्यारा सा गुलाबी चेहरा और खिलती हुई मुस्कुराहट। भनभोर के राजा और रानी की आंखों का तारा बन गई उनकी नाजुक सी बच्ची। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब पूरा राजमंडल खुशियों से गूंज रहा था और पूजा के लिए ऋषियों को बुलाया गया, तो एक ऋषि ने बच्ची की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की। ये लड़की आगे चलकर कुल का नाम खराब करेगी। ये किसी ऐसे लड़के से प्रेम करेगी जो राजमहल का दामाद बनने के योग्य नहीं होगा। ये सुनते ही राजा का दिमाग भन्ना गया। खिली हुई चेहरे बुझ गए। कोई ऐरा गैरा शख्स दामाद बनकर राजमहल के कुल को खराब करे, ये बर्दाश्त नहीं था। जाओ, इसे ले जाओ यहाँ से और खत्म कर दो। मेरे लिए मेरे व्यक्तित्व, रिश्तों से बड़ा है राजधर्म। गुस्से में तमतमाए राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया। मंत्रियों ने हुक्म का पालन किया। वो उस प्यारी सी बच्ची को लेकर राजमहल से बाहर गए, लेकिन जब वो उसे कत्ल करने वाले थे तो मन पसीज गया। फूल सी नाजुक बच्ची को देखकर, उसकी मुस्कुराहट देखकर उनसे मारा ना गया। उन्होंने बिना राजा को बताए बच्ची को एक संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। उसी नदी किनारे एक धोबी अपने दिन का काम खत्म करके घर लौटने की तैयारी में था। घर जाने को था कि अचानक उसने नदी में डूबता तैरता एक संदूक देखा। उसने संदूक खोला तो प्यारी सी बच्ची और उसके साथ कुछ सोना पाकर उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। इतना सलोना चांद सा चेहरा देखकर उसने उसी वक्त फैसला किया कि बच्ची की परवरिश वो खुद करेगा और उसने उसका नाम रखा ससी। ससी शशि से लिया गया नाम है। शशि यानी चांद। ससी बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। बड़ी बड़ी रियासतों के राजा महाराजा ससी की खूबसूरती को सुनकर धोबी के घर आने लगे और तमाम राजा उसके रिश्ते के लिए आए। पर ससी को ये रिश्ता कबूल नहीं था। उसके मन में तो एक खास चेहरा छुपा था जिसको उसने सिर्फ तस्वीर में देखा था। ससी की खबर भनभोर के राजा को भी पता चली। उन्हें सूचना मिली कि फला गांव में एक बेहद सुंदर लड़की है। राजा ने सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री को तो महल में होना चाहिए। वो चल पड़े उसी गांव की तरफ और वहां जाकर उन्होंने धोबी से ससी का हाथ मांग लिया। ससी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब राजा ने ससी को पहली बार देखा तो उनकी नज़र ससी के हाथ में बंधे एक धागे पर पड़ी। वो हैरान रह गए। ये तो शाही धागा था जो उन्होंने अपनी बेटी के हाथ में बांधा था। यानी ससी उसी की बेटी थी और राजा अपनी ही बेटी से। राजा की आंखें शर्म से झुक गई। उसने पश्चाताप के तौर पर ससी से साथ चलने को कहा, लेकिन ससी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, घर की ये कच्ची दीवारें, यही मेरा घर है। मुझे उस महल में अपनी जवानी नहीं बितानी जहाँ मुझसे मेरा बचपन छीन लिया गया। राजा शर्मिंदा होकर चला गया।
अब ये उस ऋषि की भविष्यवाणी का नतीजा था या कुछ और। शशि को प्रेम हो गया एक ऐसे शख्स से जो उसने अपने घर के सामने नदी पर आते जाते सौदागरों के पास देखा था। वो तस्वीर थी पुन्नू की। पुन्नू एक बड़ा कारोबारी शख्स जिसकी तस्वीर उसने उसके सामानों पर देखी थी। धोबी का घर नदी के पास था और नदी के किनारे पर उन सौदागरों का आना जाना लगा रहता था। शशि जब भी नाव पर रखे माल पर पुन्नू की तस्वीर देखती वो बस देखती ही रह जाती। एक रोज उसने एक सौदागर से कहा, सुनिए मुझे इनसे मिलना है, आप कुछ भी करके मुझे इनसे मिलवा दीजिए ना। उस सौदागर ने जाकर पुन्नू को बताया कि फला इलाके में एक बेहद खूबसूरत लड़की उससे मिलना चाहती है। पुन्नू ने शशि के बारे में पहले भी सुन रखा था। उसने फैसला किया कि वो शशि से मिलने जाएगा, लेकिन पुन्नू की माँ को इस बात पर एतराज़ था कि उनका बेटा किसी धोबी की बेटी से मिलने जाए। बोली, अजी हाँ, हम न भेजते अपने बेटे को कहीं भी, मना कराओ। लेकिन पुन्नू तो खुद ही जाना चाहता था। उसने माँ से छुपकर भनभोर का सफ़र तय करने की योजना बनाई और एक रात चुपचाप घर से निकल गया। कहते हैं कि जब शशि और पुन्नू ने एक दूसरे को देखा तो वो 10 दिन तक देखते ही रह गए। पहली नजर में उनको ऐसा गहरा प्रेम हो गया कि वो एक दूसरे से जन्म जन्म के लिए जुड़ गए। इधर अपने बेटे पुन्नू को ना पाकर उसकी माँ तड़प रही थी और उसने अपने बाकी बेटों से कहा, जाओ पुन्नू को लिवा लाओ, उसके बिना जी न लगता मेरा। भनभोर पहुंचकर उसके भाइयों ने जब उसे साथ चलने को कहा तो पुन्नू ने साफ इनकार कर दिया। उनकी बदनीयती जानकर पुन्नू ने शशि को भी उनकी आव भगत करने से रोक दिया, पर शशि का दिल तो मोम था। बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके भाई पहली दफ़ा यहाँ आए हैं, मैं तो पूरे जोर शोर से तैयारियाँ करूँगी। हुआ भी वैसा ही। रात भर दावत चली, खाने पीने में कोई कमी नहीं। रात भर के जश्न के बाद इधर शशि सोने चली गई और उधर पुन्नू को नशे की हालत में ज़बरदस्ती उठाकर उसके भाई घर के लिए रवाना हो गए। सुबह शशि की नींद खोली, लेकिन वो भयानक सपना तो अब शुरू हुआ था। जब उसे पुन्नू के भाइयों की साजिश का अंदाज़ा हुआ तो फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के लोग उस पर ताने मारने लगे, अरे तू बेवकूफ़ निकली, तेरे बारे में ज़रा ना सोचा, निकल लिया वो तो अपने भाइयों के साथ। शशि की माँ भी पुन्नू के धोखेबाज होने की दलील देती रही, लेकिन शशि का दिल ये सब मानने से इनकार कर रहा था और वो खुद निकल पड़ी अपने पुन्नू की तलाश में। तपती रेत, जलती धूप और दूर तक रेगिस्तान। शशि को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो नंगे पांव पुन्नू के गांव की तरफ बढ़ती ही जा रही थी, जो काफ़ी दूर था। बीच में दूर तक सहराता हुआ रेगिस्तान था। शशि चलती रही, पाँव में छाले पड़ गए, आंखों से दिखना कम हो गया था, लेकिन उसे होश न था। वो तो अपने पुन्नू के लिए बढ़ती ही जा रही थी। उधर जब पुन्नू को अपने भाइयों की साजिश के बारे में पता चला तो वो नंगे पांव अपनी शशि के पास वापस दौड़ा। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, कारोबार, घर, रिश्तेदार, और खाली हाथ निकल पड़ा अपनी शशि के पास। लेकिन बीच में था वही रेगिस्तान, और जब वो रेगिस्तान के बीच में पहुंचा तो एक चरवाहे ने उसे बताया कि फला गांव की एक लड़की की लाश वहां रेत में दबी हुई है। पुन्नू दौड़ा और रेत की तहों के अंदर तक खंगाला। आखिरकार उसे शशि का मृत शरीर दिखाई दिया। अपनी प्यारी शशि को इस हालत में देखकर पुन्नू सदमे में आ गया और रोते रोते उसने भी अपनी जिंदगी वहीं खत्म कर ली। उस लहराते हुए तपते रेगिस्तान में शशि पुन्नू के बेजान जिस्म हाथ थामे वहीं पड़े रहे। रेत की चादर ने उन जिस्मों को ढक लिया और ये कहानी इश्क की किताबों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इश्क मर कर अमर हो जाता है और तब दुनिया बार बार ये कहानी याद करती है। शशि और पुन्नू की भी ये कहानी देश भर में, खासकर सिंध में सुनाई जाती है।